हेलो बच्चों, तो एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल आंसर की है सब आ गया, आपने उन्होंने चैलेंज वगैरह भी कर ही दिया होगा और आगे आप काफ़ी दिन पहले से इनफैक्ट अप्रैल की तैयारी में पूरे लग ही गए होंगे। तो हम थोड़ी आपकी मदद करने के लिए एनालिसिस दिखा देते हैं आपको। इस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे 12th से कितने आए थे, 11th से कितने आए थे, किस टॉपिक से कितने आए थे, फिर कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स है जिस पे हमें फर्दर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल से देखा ही है कि जो 2 शिफ्ट्स होते हैं उसमें लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो वैसे तो मैं मैथ्स के लिए ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा पेपर अच्छा करने के लिए आपको पूरी पेपर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर से ओवरव्यू लिया था। तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स का ये कहना था कि जो पेपर काफ़ी सालों से जैसा आ रहा है वैसा ही आया है, एनसीईआरटी पे प्राइम फोकस रखते हुए। बाकी मैं डिटेल में तो उसमें नहीं जाऊँगा। फिजिक्स में टीचर्स का ये साफ साफ कहना था कि इस साल से लेवल हम मान सकते हैं कि उसने एनटीए ने फिर से अप कर दिया है। काफ़ी सालों पहले फिजिक्स का मीन्स काफ़ी अच्छे लेवल का हुआ करता था। मैं बात करूँ बहुत पुराने टाइम की, जब शायद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑप्शनल हुआ करता था। फिर जब से कंप्यूटर बेस्ड कंपलसरी हो गया तब से फिजिक्स का लेवल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। और अब वापस से, जो कि आप लोगों को लग भी रहा था कि काफ़ी टाइम से ये ड्यू है, बहुत ज़्यादा ही आसान था फिजिक्स, तो फिजिक्स मुश्किल हो गई है। फिजिक्स मुश्किल होने से क्या इम्पैक्ट, मुश्किल मतलब एज इन लेमेंस लेवल से मुश्किल, बहुत एडवांस लेवल की तैयारी जो करते हैं उनको शायद इतना फर्क नहीं दिखा होगा। जैसे मैथ्स में होता है ना, आपको पता है कि क्वेश्चन तो पता है आइडिया, लेकिन करने में टाइम लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, एक पॉइंट दे दिए पैराबोला पे पास करता है, उसको डालो ए आएगा, फिर 3-4 चीज़ें करो, तो पता है सब कुछ करने का, लेकिन टाइम लग जाता है। तो फिजिक्स वाले टीचर्स कह रहे थे कि उनके सब्जेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आए। मैं फिजिक्स की बात क्यों इतनी टाइम तक कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे मैथ से शुरू नहीं करते हो, वो या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से शुरू करते हैं। मैथ जनरली लोग इन जनरल लोग लास्ट में आते हैं। तो अगर आपका फिजिक्स आसान हुआ करता था, आप ब्रीज थ्रू कर जाते थे, मैथ्स में एक अलग कॉन्फिडेंस से आते थे, अब सोचो कि जब आप मैथ्स के पेपर में आएंगे तो केमिस्ट्री तो जैसा करते वैसे ही करोगे, फिजिक्स में आपको ब्रेक लग के आओगे, तो थोड़ा मोरल वहाँ पे डाउन रहेगा। तो आपको ये बात समझनी है वहाँ पर एग्जामिनेशन में कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी अच्छी करके जाते हैं, मुझे मेरे फाउंडर्स जिनसे मैं पढ़ा था फॉर्चुनेटली काफ़ी सालों पहले, उनकी बातें बहुत सारी याद है। उसमें से एक ये बात याद है कि अगर पेपर तुमसे बहुत आसानी से हो रहा हो ना, तो मतलब ये परेशानी की बात है, क्योंकि बाकी लोगों से भी आसानी से हो रहा होगा, क्योंकि आप अकेले तैयारी अच्छी करके तो आए नहीं हो। और पेपर अगर आपसे आसानी से नहीं हो रहा ना, तो मतलब इतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप तैयारी करके तो आए हो, क्वेश्चंस का एक्सपोजर है आपका, प्रैक्टिस करके आए हो। अगर आपको हिकअप्स मिल रहे हैं तो बाकी लोग को भी हिकअप्स मिल रहे होंगे। तो ये बात बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत रेलिवेंट हो जाती है फिर से, कि अगर आपको फिजिक्स करने में थोड़ी परेशानी हो, जब मैथ्स में आओ तो प्लीज़ अपने माइंड को समझा के रखना कि यार ये सबके साथ हुआ है। अभी जो मेरा मैथ्स का 1 घंटा बचा है ना, इसमें मैं मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक बात शुरू से अपनी वीडियोज़ में बोलता आ रहा हूँ, जो कि आप भी समझती हो, कि मैथ्स की एक अच्छी बात ये होती है, नॉट बिकॉज कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैथ्स की एक बात बहुत अच्छी होती है कि एक्यूरेसी रेट मैथ्स में बहुत हाई रहती है। क्वेश्चन नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन होता है तो जनरली क्वेश्चन सही ही होता है। अगर आप ज़्यादा ऑप्शन से हेल्प ना लो, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होता है। चलो देखते हैं एनालिसिस हम। तो 11th-12th में सबसे पहले मैंने बांटा है इसको। तो 11th-12th आप देख सकते हो अक्रॉस शिफ्ट्स में साफ साफ 12th का बोलबाला थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा। मतलब अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ एक 12th पे फोकस कर दो या 11th पे फोकस कर दो। आपको अच्छे स्कोर के लिए दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 12th का में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखो ना 12th में जैसे कि आप मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सीक्वेंस सीरीज इन्वॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा सा पार्ट सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन मेजर पार्ट मैट्रिसेस का है, तो हम उसको मैट्रिसेस में क्लासीफाई कर देते हैं, राइट। तो मीन्स भी कुछ सालों से मिक्स करने ही लग गया है ना टॉपिक्स, तो उस तरह की चीज़ें हैं। फिर ट्रिगो और कैलकुलस तो काफ़ी मिक्स, मतलब कैलकुलस में तो ट्रिगो का होना ही होना है, तो उसको कोई कैलकुलस में रखोगे ना, तो उस हिसाब से अगर आप मिक्सिंग को मान लोगे कि कैलकुलस में कुछ परसेंटेज ट्रिगो का भी है, मैट्रिसेस कुछ परसेंटेज सीक्वेंस सीरीज का भी है, तो शायद ये जो ऑलमोस्ट 55-45% है, शायद ये 50-50 हो जाएगा, राइट। आप समझ गए होगे। तो आप ये कह सकते हो इन जनरल कि आधा आधा ही है। तो हमें सारे पे ही फोकस करना है, 12th पे भी फोकस करना है, 11th पे भी फोकस करना है। हालांकि मैं वीडियो के आखिर में ये बता दूंगा कि जिनके पास टाइम लिमिटेड है वो कौन कौन से टॉपिक्स पे पहले फोकस कर लें। मैं हमेशा ही इस बात को मानता हूँ कि तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन करती है। बट ये भी है फैक्ट की लिमिटेशन है, आपके पास बोर्ड एग्जाम है,
और कुछ लोगों के कुछ टॉपिक्स रह गए थे पढ़ने जो पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। तो हैविंग सेड दैट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए। हम आपको ये बात ही बता देंगे कि चलो भाई कम टाइम है तो अब ये चीज़ें तो कर ही लो। तो 11th-12th में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये है कुछ में जैसे 24 जनवरी की शिफ्ट 2 में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग 16, तो ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट मोटा मोटा ये यहाँ भी थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो रहा है, बट कहीं कहीं बिल्कुल इवन हो रहा है। जैसे कि ये शिफ्ट लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सबसे मुश्किल शिफ्ट है ये। तो ठीक है, तो इसी को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया हमने। ब्रॉडली आपको दिख रहा है 12 थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट। अब ये डिफिकल्ट देख के घबराओ मत कि इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे। नहीं भाई, ये डिफिकल्ट कौन से लेवल के डिफिकल्ट है, मीन्स के लेवल से डिफिकल्ट रखा गया। ऐसे नहीं, अगर आप एडवांस की तैयारी करते हो, जनरल इन जनरल देखोगे तो डिफिकल्ट शायद 2-3 या मैक्सिमम 5 नजर आएंगे आपको। 5 नहीं, 5 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2-3 सब में नजर आएंगे। डिफिकल्ट मतलब किसको बोलते हैं एडवांस से डिफिकल्ट की एकदम समझ ही नहीं आ रहा, कभी ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं। मेंस में डिफिकल्ट बोलते हैं कि पता भी चल गया लेकिन पता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल लो, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इतना गंदा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इंटीग्रेट करते करते हालत खराब हो जाएगी, उसको बोल रहे हैं, उसको भी डिफिकल्ट में क्लासीफाई कर दिया है। तो ईजी का काउंट कम ही रखा है हमने। ईजी कौन से, जैसे कि आप सोचो कि एकदम 2 लाइन्स दे दी 3D में और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है, या 2 लाइन दे दी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, या आपका डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन दे दिया और बोला इन्फिनिट सॉल्यूशन, डेल्टा 0 करो काम खत्म हो जाएगा। इस टाइप की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, उनको बोल रहे हैं ईजी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 28 जनवरी थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसमें ईजी का काउंट थोड़ा कम है, और बाकी में ऑलमोस्ट थोड़ा सेम है, किसी किसी में थोड़ा ऊपर नीचे है। तो मेन अब इस पे आप देखो कि जो ईजी मीडियम को देख लो, अगर आप ईजी और मीडियम को जोड़ो, सब में देख लो, सब में जोड़ो, डिफिकल्ट को देख लो छोड़ दो, तो अगर ईजी मीडियम को जोड़ोगे तो क्लोज टू 15 सब में बन रहा है, क्लोज टू 15 मतलब क्लोज टू 60%। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि एग्जामिनेशन में ना, अगर आप इजी और मीडियम पे ही मास्टरी करके वहां सही से एग्जीक्यूट कर दो तो मेंस में मैथ्स के हिसाब से आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम 1 घंटे में तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाते हैं ना। तो 15 क्वेश्चंस अगर करें और सबको सही करते, ऑलमोस्ट एक्यूरेसी रेट 90% से ऊपर रखें, तो काफ़ी ठीक पेपर चला जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि सारी इजी और मीडियम आइडेंटिफाई करना एग्जाम में मुश्किल हो जाता है, कुछ डिफिकल्ट में भी हाथ चला जाता है, करते करते लगता है यार बेकार ही टाइम लगा दिया। तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है ना, जो हमारे वीएमसी की मॉक टेस्ट होते हैं, सीबीटीज होते हैं, तो बाकी जो वीएमसी के बच्चे हैं वो तो अपेयर होते ही होते हैं, जो बाकी सेंटर्स जो वीएमसी के बच्चे नहीं भी है उनके पास भी ऑप्शन है इनरोल करके देने का। तो मैं तो एडवाइस करूँगा उन बच्चों को कि वीएमसी की मॉक टेस्ट दो। हम बहुत कोशिश करते हैं टेस्ट को ऑलमोस्ट सिमुलेट करने की, सेम टू सिमिलर सा। तो उन टेस्ट की प्रैक्टिस से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कैसे इजी मीडियम पिक करने हैं। और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने का एडवांटेज तो ये होगा उनके पास कि डिफिकल्ट से ना घबराहट नहीं होगी। तो करेंगे डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं, हम मतलब पहले को भी नहीं करेंगे, लेकिन डिफिकल्ट देखिए इतनी घबराहट नहीं होगी, तो कम से कम इजी और मीडियम को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सेल्फ स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रखी है और वीएमसी के सीबीटीज को अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा है, तो डिफिकल्ट को फर्स्ट राउंड में आप नहीं करोगे, मैथ्स में करोगे इजी और मीडियम, लेकिन घबराहट इतनी नहीं होगी डिफिकल्ट को देख के। ऑन द अदर हैंड कोई बच्चा अनप्रिपेयर्ड जाएगा, करना उसको भी इजी और मीडियम ही है, लेकिन वो इतना घबरा जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखकर कि इजी और मीडियम भी उसको इजी मीडियम नजर नहीं आएंगे पेपर में। पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ब्रॉडली 60% का है जो हमें टारगेट करना है। ये डेटा से साफ साफ दिख रहा है, आपने पेपर में महसूस किया हुआ कि वेक्टर 3D ज्योमेट्री तो ऑलमोस्ट एवरेज लगा लो 3-3 क्वेश्चन हैं हर शिफ्ट में। इसमें कभी किसी में 2 किसी में 3 फंक्शंस, और सेट रिलेशन फंक्शन में ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हेविली इन्वॉल्व है, तो वो टॉपिक भी आपको ठीक करना पड़ेगा। कोनिक्स, जैसे कि हम टीचर्स बताते हैं आपको, कोनिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिसिन डिटरमिनेंट एवरग्रीन हमेशा इंपॉर्टेंट था ही था। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी की वेटेज भी इस बार काफ़ी उन्होंने रखी है, एंड इस वाइज आपको दिख रहा है। तो इस ऑर्डर में आप देख लो कि ऑर्डर डिक्रीज हुए। एक कॉन्ट्रास्टिंग बात ये इस बार देखिए, स्टैट्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं है, स्टैट्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं रखे उन्होंने जैसे कि पहले रखते थे। इसका शायद ये रहा होगा कि जो पहले 30 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हो गए, उसका इंपैक्ट पड़ा होगा। स्टैट्स वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं समझते होंगे, इसलिए हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन नहीं रखा गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखने में कम लग रहा है, लेकिन वो सेट्स रिलेशन में कहीं ना कहीं घुसा हुआ रहता ही रहता है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व्स और इंटीग्रेशन को जनरली हम एक काउंट करते हैं, तो उसमें भी आपको दिख रहा है काफ़ी हेविली है। तो इन जनरल अगर बात करूँ तो वेक्टर 3D को तो मास्टर करना ही करना है, और चूंकि सिलेबस इतना ट्रिम कर दिया गया है तो मास्टर करना काफ़ी ईजी है।
सेट रिलेशन फंक्शन का आइडिया एनसीईआरटी वाला जो बेसिक आइडिया है वो होना चाहिए और पीएनसी में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। कोनिक्स, इनफैक्ट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो, एक साथ ही पढ़ लो, कोनिक्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और मेडिसिन डिटरमिनेंट, ये काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट है आपका। तो क्या क्या पिलर्स हो गए, वही कैलकुलस, अपना वेक्टर थ्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और कैलकुलस हो गया। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैट्स पे ऐसा मत करो, कम ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि स्टैट्स का क्वेश्चन जब आता है ना तो एकदम होने वाला होता है जिस भी शिफ्ट में आता है। तो मान लो आपके अप्रैल एग्जाम में कम भी आया, लेकिन जिसके शिफ्ट में आ गया ना उसको तो उस क्वेश्चन को कर ही लेना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए डेटा, बट चैप्टर से फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ लास्टली मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है कि इसके क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप कर ही लो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूलाज पे पकड़ होनी चाहिए और इक्वेशन सिलेबस में नहीं है फिर भी आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो बहुत फंडामेंटल इक्वेशंस पूछे गए हैं जो ग्राफ से भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इक्वेशन के बेसिक फॉर्मूले देख लोगे ना, ग्राफ से देखना भी सीख जाओगे, तो इक्वेशन का क्वेश्चन का तो ये नहीं लगे ये क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा है, आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ। सीक्वेंस में बेसिक एबीजीपी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस जो कि सिलेबस से उन्होंने हटाया था फिर भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन बहुत ही बेसिक वाले, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो ताकि आपको घबराहट ना लगे उन क्वेश्चन से। बायनोमियल जनरल टर्म और फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूलाज, इसमें जो फॉर्मूलाज हैं ये लिख रहा था यहाँ पर, फॉर्मूला जो फॉर्मूला है ना बायनोमियल में, फॉर्मूला कौन सा, मैं इसकी फॉर्मूला बोल रहा हूँ जो नहीं आता आर इंटू एन सी आर वाले फॉर्मूले, ऐसे वाले फॉर्मूले, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। फिर एन सी आर ओवर एन सी आर -1 वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। इस टाइप के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वो फॉर्मूले से पकड़ होनी चाहिए जनरल टर्म। अब बोलोगे सर ये तो पूरा चैप्टर ही बोल रहे हो, अरे यार बस उस टाइप के उन टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी जरूरी है आपको। ये नहीं कि आप 100 200 क्वेश्चन करो, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो सारा पहले तो किया ही है, तो वार्म अप हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में बाकी चीज़ें तो कमांड में कर रही हैं, आपको ट्राइंगल पे क्वेश्चन बहुत हेवीली पूछ रहे हैं, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर पे कमांड होनी चाहिए हमारी। सर्कल में बेसिक ज्योमेट्री से ही सर्कल बना के वो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस वगैरह होता है, उससे काम चल जा रहा है, तो बेसिक ज्योमेट्री सर्कल में तो हेल्प करती ही है। कोनिक, भगवान की दया से कोनिक को आसान ही रखा है इन्होंने, नॉर्मल फोकस, एसेंसिटी, लैटर सेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस की इक्वेशन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस उसी में घूम रही है, ठीक है। तो उसमें डेविएशन इतना देखने को नहीं मिला है सिलेबस का, जो मैं डर था कि टेंजेंट नॉर्मल पूछेंगे, नहीं पूछा, तो हम सेफली मान सकते हैं कि अप्रैल में भी नहीं ही पूछेंगे। फंक्शन में जैसे मैंने पहले ही बोला कि पीएनसी की इन्वॉल्वमेंट है। DC2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, DC2 में काफ़ी सिलेबस हटा देने के बाद ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं चैप्टर में, है ना। IC2 में जो किंग्स रूल और किंग्स रूल्स के अलावा जो और ये रूल्स होते हैं, ये वाले होते हैं -a to a वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन पर भी कमांड होनी चाहिए। और एरिया अंडर कर्व्स तो प्रोमिनेंट टॉपिक है, उस तो क्वेश्चन उसका आता है। एरिया अंडर कर्व कौन सा, फंडामेंटल वाला, कोई बहुत हाई फाई नहीं पूछा उन्होंने, नॉर्मल कर्व्स का ही पूछा है। इंटीग्रेशन भी बोर्ड में भी वैसे इंटीग्रेशन आते हैं, तो उस पर तो कमांड हमारी होनी ही चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर बहुत डोमिनेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डोमिनेंट है। वेक्टर में डॉट क्रॉस की क्वेश्चन है, ज़्यादा डेविएशन नहीं किया उसमें भी उन्होंने। कोप्लेनर कि एक वेक्टर दो के साथ कोप्लेनर है, तो एक को बाकी दो की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, काइंड ऑफ ऐसे वाला, लेट ए बी एल बी प्लस एम सी। तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी पहले भी पूछे हैं, इस बार भी पूछ रहे हैं वो। रीड में स्क्यू लाइन्स तो फेवरेट है ही उनका एग्जामिनर का, लाइन में तो ज़्यादा स्कोप छोड़ा नहीं एग्जामिनर के पास, आपने तो स्क्यू में ही घूमते रहते हैं। बाकी भी हैं इंटरसेक्शन लाइन्स वगैरह, लेकिन वो तो आप कर ही लोगे। स्क्यू लाइन्स की इक्वेशन पे और स्क्यू लाइन्स के शॉर्टेज डिस्टेंस तो सबको पता है, स्क्यू लाइन्स की मेरी इक्वेशन पे ध्यान से आप फोकस रखना। प्रिलिटी में जो एडिशन फॉर्मूलास किसको बोल रहा हूँ मैं, वो यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में जो लिखा जाता है, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उन फॉर्मूलेस इन पे क्वेश्चन है। और कंडीशनल के क्वेश्चन है, बेस भी कंडीशनल का ही एक पार्ट है। बोलो सर पूरा चैप्टर बोल दिया आपने, अरे यार क्वेश्चन का लेवल तो देखो एकदम सरफेस लेवल पे क्वेश्चन है, तो अगर बस आप गो थ्रू भी करोगे ना तो आराम से अच्छा कर लोगे। इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लो, मेडिसिन डिटर्मिनेंट में जो इक्वेशन सॉल्विंग है। इक्वेशन सॉल्विंग तो कैसे भूल सकते हैं हम, इक्वेशन सॉल्विंग तो पहले भी इंपॉर्टेंट रही है और इम्पॉर्टेंट है ही। तो बच्चों ब्रॉडली क्या है, ब्रॉडली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के एग्जाम में भी फिजिक्स अब आसान नहीं रहेगी, उसका इंपैक्ट मैथ्स में पड़ेगा कि जब मैथ ना होगा तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहेगी। आपको अपने आप को समझाना है कि सबके साथ हो रहा है, अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है। और अगर आप मैथ्स पहले ही करते हो फिर तो बात अलग है। फिर 60% क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इजी मीडियम लेवल के हैं,
मीडियम क्वेश्चन से, डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर ना लगे और इजी मीडियम फिगर आउट कर सके, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना ज़रूरी है। टाइम जिनके पास कम है वो इन पे पहले फोकस कर लें और बाकी टॉपिक्स बाद में करें। वीएमसी की मॉक सीबीटीज़ को ज्वाइन करें, टाइमली दें और टेस्ट को एनालाइज करें ताकि आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स वहाँ से पता चले। ठीक है, 11th-12th की बेटेज ऑलमोस्ट सेम है, 12th थोड़ा सा डोमिनेंट है, बट आपको अच्छा करने के लिए सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। लास्टली जो लेवल है, कैसा लेवल बोल सकते हैं हम, 25 का लेवल 24 जैसा ही है। तो 21-22 पीक लेवल था, 21-22 एकदम मुश्किल हो गया था, 23 भी ठीक ठाक डिफिकल्ट था, 24 से टोन डाउन करना शुरू किया था उन्होंने, 25 भी उसी लेवल का है, लेकिन हालांकि टोन डाउन किया है फिर भी मैथ्स ईजी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज करते करते टाइम लग जाता है, एक भी जगह कोई गलती करता है तो फंस जाता है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन में आइडिया भी सोचने में टाइम लग जा रहा है। तो इन जनरल मैथ्स मॉडरेट है, 24 में भी थी, 25 में ही मॉडरेट थी पहले शिफ्ट में। हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि अप्रैल शिफ्ट में भी मैथ्स मॉडरेट ही रहेगी, बट आपकी तैयारी सुपर्ब रहेगी, राइट? तो आपका एग्जाम भी सुपर्ब ही जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।